भारतीय जनता पार्टी अपनी 5 सीटें इस बार खो चुकी है, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चिंता का कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर रहा है। कारण है कि इस 4 सीटों के जो चुनाव परिणाम आएंगे वो नीतीश कुमार को ये इशारा करेंगे कि नीतीश कुमार की व्यक्तिगत ताकत कितनी है और एनडीए गठबंधन की ताकत कितनी है। गैर यादव ओबीसी हैं, उनके वोट कितना तोड़ पाते हैं। खास करके नीतीश कुमार ईबीसी के वोट को अपनी तरफ कैसे जोड़ के रखते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो लालू प्रसाद के जंगल राज के खिलाफ आए थे। इसकी चर्चा आज भी नीतीश कुमार करते हैं। MY समीकरण के तहत लालू प्रसाद मानते हैं और जिसके दम पर 1990 से लेकर के अब तक वो राज करते रहे हैं, उसमें सेंधमारी की बात अब सामने नजर आ गई है। एक डेढ़ महीनों में परिस्थितियां बहुत बदली। हालांकि 2024 के चुनाव के समय से ही परिस्थितियां बदलने लगी थी और जनसुराज की एंट्री हुई थी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं भीतर की बात लेकर के। और आज भीतर की बात में पिछले 15 दिनों से जो बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में आपने चुनावी शोर देखा होगा, वो थमा है। हालांकि झारखंड में एक राउंड के और चुनाव बाकी हैं, लेकिन पहले राउंड का शोर जो है वो थम चुका है। चुनाव प्रचार को लेकर के सभी ने अपनी ताकतें लगाई हैं, लेकिन इन ताकतों में जो समीकरण 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखे थे या उससे पहले भी जो समीकरण दिखाई दे रहे थे, उस समीकरण में कहा यह जा रहा है कि सेंधमारी हो गई है और समीकरण बिखरा है। क्यों बिखरा है, कैसे बिखरा है, ये आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से मंथन के दौर से गुजरने वाली स्थिति आ गई है। कारण है कि इस 4 सीटों के जो चुनाव परिणाम आएंगे वो नीतीश कुमार को ये इशारा करेंगे कि नीतीश कुमार की व्यक्तिगत ताकत कितनी है और एनडीए गठबंधन की ताकत कितनी है। देखिए, जो बातें हम आपसे कर रहे हैं, ये बातें आपने सुनी तो कई जगह होंगी, लेकिन इन बातों के पीछे की जो कहानी है, जो भीतर की बात है, वो अब तक आपके सामने नहीं आया होगा। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो रिश्ता चल रहा है, उस रिश्ते में दोनों दो धुरी हैं, सिक्के के 2 पहलू हैं। और यही कारण है कि पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय हो गए दोनों को बिहार में सत्ता में स्थापित हुए। बीच के कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार रिवाइवल के लिए इधर उधर होते रहे हैं या फिर सत्ता परिवर्तन करते रहे हैं। ये भी एक उनके स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा है। लेकिन जो दोनों की दोस्ती हुई 1996 से लेकर के अब तक जो चली आ रही है, जिसकी चर्चा नीतीश कुमार बार बार करते हैं, उसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी को वो नहीं करने देंगे जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। यानी उसके हिंदुत्व वाले एजेंडे, हिंदू मुस्लिम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा सचेत रही है, सजग रही है कि नीतीश कुमार के साथ रहना है तो इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालना होगा। लेकिन पिछले 10 साल में जो हुआ वो सब आपके सामने है। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर केंद्र में सरकार बनाती है, कई राज्यों में उसकी सरकारें बनती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने एजेंडे, जिसे नीतीश कुमार ने ठंडे बस्ते में रखवा दिया था, वो लागू करती है, उसमें सफल भी रहती है। परिस्थितियां 10 साल के बाद बदलता है, हम बार बार ये बात रिपीट करते हैं और इसमें भी 10 साल के बाद बदला। 2014 से 2024 के बीच अब परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग हैं और भारतीय जनता पार्टी को बार बार अपने एजेंडे से भटकना पड़ रहा है या फिर उसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ रहा है। कई मुद्दों पर नीतीश कुमार साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं गिलहरी के समान ही हो, लेकिन मदद जरूर कर रहे हैं। चाहे वो बिहार में विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव। 2005 से लेकर के अब तक नीतीश कुमार बिहार को लीड करते रहे हैं और इस चुनाव में भी नीतीश कुमार भले ही बाहर थे, लेकिन अचानक से चुनाव के एन वक्त पर उन्होंने फिर से एनडीए में वापसी करके भारतीय जनता पार्टी की इज्जत और साख, जो एनडीए गठबंधन है, उसकी साख बचा ली। देखा तो यही जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से 16 में से 12 सीटें लेकर के आए हैं और 17 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी 5 सीटें इस बार खो चुकी है, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चिंता का कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर रहा है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को ये मौका दिया गया था कि वो यादव वोट को कितना तोड़ पाते हैं, गैर यादव ओबीसी हैं, उनके वोट कितना तोड़ पाते हैं। खास करके नीतीश कुमार
ईबीसी के वोट को अपने तरफ कैसे जोड़ के रखते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो लालू प्रसाद के जंगल राज के खिलाफ आए थे। इसकी चर्चा आज भी नीतीश कुमार करते हैं, जबकि उनके साथ वो जाते भी हैं। उसके पीछे का कारण दूसरा है। तो भारतीय जनता पार्टी को एक तो ये कि जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व वाले वोट बैंक के अलावे जो बच जाता है, या फिर सवर्णों के वोट से जो बच जाता है, जो छिटक जाता है, वो नीतीश कुमार खींच करके लाते हैं और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को मिलता है। साथ साथ मुस्लिम समुदाय का वोट, जो कि जिस पर एक छत्र राज MY समीकरण के तहत लालू प्रसाद मानते हैं और जिसके दम पर 1990 से लेकर के अब तक वो राज करते रहे हैं, उसमें सेंधमारी की बात अब सामने नजर आ गई है। नीतीश कुमार को मौका मिला, नीतीश कुमार उस वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा नहीं तोड़ पाए। हल्की फुल्की जो नहीं होता है कि पेड़ के पत्ते जो एक आध दो झड़ के आ जाते हैं, वो आपके यहाँ जलावन के काम में आते हैं, या आपके यहाँ आपके भोजन बनाने के काम में आते हैं। आप देखे ये पत्ता बटोर करके गांव गिराम में लोग उससे अपने चूल्हा का जला करके और उस पर अपना खाना बनाते हैं। नीतीश कुमार भी उसी तरह से वो पत्ते बिटोर करके और कहीं ना कहीं वोट का जुगाड़ करते रहे। लेकिन मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग जो है वो लालू प्रसाद के साथ रहा है। अब इधर पिछले एक डेढ़ महीनों में परिस्थितियां बहुत बदली। हालांकि 2024 के चुनाव के समय से ही परिस्थितियां बदलने लगी थी और जनसुराज की एंट्री हुई थी। इससे पहले 2020 के चुनाव में आपको याद होगा कि AIMIM ने एक बड़ा अंतर पैदा किया था और राष्ट्रीय जनता दल के जो कन्फर्म सीट हैं वो 5 सीटें छीन ली थी। सीमांचल में अक्सर बढ़त प्राप्त करती रही है राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन पिछले चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। सेंधमारी हो गई और इसके लिए तेजस्वी यादव ने जो 2019 में लालू प्रसाद को अलग करके चुनाव लड़े थे, उनके बिना उन्होंने एक प्रयास किया था, शून्य पर बोल्ड हो गए। उसके बाद फिर 2020 के चुनाव में उन्होंने लालू प्रसाद को की वापसी कराई। लालू प्रसाद ने कोशिश किया MY समीकरण को जोड़ने का, लेकिन उसमें सफल जितना भी हो सके हुए और उनके समीकरण में सेंधमारी हो गई। AIMIM ने कर दिया। इसके अलावा बसपा ने भी कुछ किया, उपेंद्र कुशवाहा ने किया और कुछ हद तक चिराग पासवान ने भी किया था। यानी नीतीश कुमार यहाँ भी पिछड़ गए थे। अब नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं मुस्लिम कार्ड और लालू प्रसाद का इससे कनेक्शन ये जोड़ करके देखा जा रहा है। मुस्लिम कार्ड को खेलने में नीतीश कुमार कभी भी सफल नहीं हुए हैं। मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। 2 दिन पहले भी चुनाव प्रचार में आपने देखा होगा कि कहा कि हमने घेराबंदी करवाई, सबसे अधिक मुस्लिम समाज को किसने किया, सबसे अधिक मुस्लिम समाज के लिए कौन कर रहा है, ये सारी बातें कह करके उन्होंने उनका वोट अपने तरफ करना चाहा। लेकिन बेलागंज की एकमात्र सीट जिसने नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर यह आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुस्लिम वाले कार्ड पर कुछ विशेष नहीं बोल रहे हैं या फिर कमज़ोर पड़ गए हैं। जो नीतीश कुमार के सामने हिंदू मुस्लिम का नाम लेने से लोग डरती थी, भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोग, वो अब मुखर होकर के उसके लिए रैलियां करने लगे हैं और बटोगे तो कटोगे जैसा नारा देने लगे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नारे को दूसरी तरफ से गढ़ा है। इन सभी परिस्थितियों को यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी में लालू के कनेक्शन जोड़ कर देखा जा रहा है और भाजपा के कहीं ना कहीं जो मामला है वो फंसता हुआ नज़र आ रहा है। इस पूरी परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं या मुस्लिम कार्ड को पूरी तरह से छोड़ दिया है उन्होंने लालू प्रसाद को खेलने के लिए, उसमें भाजपा के पाले में गेंद डाल करके कहीं ना कहीं फंसा दिया है पूरा का पूरा गेम। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, तो आपने देखा होगा गिरिराज सिंह वाले मामले पर नीतीश कुमार ने अब तक कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है। मीटिंग भी हुई 28 तारीख को पिछले ही महीने में। उस मीटिंग में भी उन्होंने इस बात पर कोई चर्चा नहीं की जो कि पब्लिक डोमेन में मैं उसकी बात कर रहा हूँ। गिरिराज सिंह अपनी यात्रा में लगातार अपना काम करते रहे हैं। चुनाव के बीच वो ड्रॉप किए हैं, उसके बाद फिर से उनकी यात्रा का कार्यक्रम बन रहा है। यानी कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार के लिए बहुत कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और मुस्लिम समाज एक तो गिरिराज सिंह वाले एपिसोड के बाद से बहुत नाराज है, तो उससे पहले वक्फ बोर्ड वाला जो मामला सामने आया था उसकी भी आप देखिएगा कि 23 तारीख को इधर 13 तारीख को माफ़ कीजिएगा वोटिंग चल रहा होगा और
वक्फ बोर्ड की टीम जो है उसके लिए जेपीसी जो गठित की गई है वो बिहार में होगी और इस पर भी बहुत कुछ दारोमदार टिका हुआ है। एक तरफ 4 सीटों के चुनाव परिणाम, लोगों का रुझान क्या है, और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड कि जब जेपीसी की कमेटी आती है, लोगों से मंत्रणा करती है, तो उसमें निकल के क्या आता है। हमने आपको खबरों में 2 दिन पहले ही बताया था कि किस तरह से 5-6 मीटिंग होने के बाद ये मामला अभी तक नहीं सुलझा है और हर मीटिंग में हंगामा हो रहा है। नीतीश कुमार को लेकर के मुस्लिम समाज का, अल्पसंख्यक समाज का कहना है कि नीतीश कुमार ने भले ही जो चाहे जितना भी किया हो, भारतीय जनता पार्टी को रोक करके रखे हों, लेकिन अब उनमें वो क्षमता नहीं रह गई है। इस बात को कैश करने के लिए लालू प्रसाद भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रशांत किशोर, जिसका फ़ायदा बेलागंज में ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को और उनके कैंडिडेट को हो जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार हो सकता है कि तब तक के लिए चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि जब ओसामा साहब जाते हैं उनकी मीटिंग में हंगामा होता है और भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए के पूरे घटक दल जो है इसको दूसरे तरह से पोर्ट्रे करते हैं। अब उनके पोर्ट्रे करने का जो तरीका है, जिस तरह से वो इस बात को रख रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि यदि आप इस कैंडिडेट को जिताते हैं, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर ने, आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा है कि कैसे बेलागंज आतंक के साए में जी रहा है, बाहुबली लोग हैं वगैरह वगैरह, ये बातें कह करके तरारी में भी और बेलागंज में भी जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अपने भाषण दिए, लोगों को अपनी तरफ पोलराइज करने की बात कही, उसका सीधा फायदा जदयू के लोगों का कहना है कि हमें मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक छटकता है तो उसका फायदा नीतीश कुमार को मिल सकता है, लेकिन यदि लालू प्रसाद कमजोर होते हैं तो उसका सीधा घाटा नीतीश कुमार को होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की लालू प्रसाद के कमजोर होते ही बार्गेनिंग क्षमता घट जाएगी। और यह भी बात बहुत दूर दूर तक संभावित नहीं नजर आ रही है कि 2010 जैसी परिस्थितियां नीतीश कुमार की होगी कि वो 115 सीटों पे जीत करके आएंगे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए कौन सा रास्ता सही होगा? नीतीश कुमार कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम समाज उनसे छटक करके, अगर घी जो है दाल में गिरे तो ठीक है, वरना अगर कहीं इधर उधर गिर जाता है तो उससे न तो चावल में आएगा, न सब्जी में आएगा, और न ही खाने में आपको स्वाद में आएगा। स्थिति ये हो गई है कि मुस्लिम नाम का ये घी जो है या तो नीतीश कुमार के साथ रहे या फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे, जिससे कि नीतीश कुमार को उसका फ़ायदा मिलता रहे। नहीं चाहेंगे कि जनसुराज उस वोट बैंक को तोड़ ले या फिर AIMIM अपना प्रभाव बढ़ाए। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का सोचना यह है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसे अपने पाले में कैसे रखें। जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें मुस्लिम समाज के नेताओं की अगर बात करें तो सबसे मजबूत नेताओं की फहरिस्त में अभी राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल के पास अच्छे खासे मुस्लिम संख्या में लोग हैं जो लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। ओसामा साहब भी उसी कड़ी के, उसी पौध के एक हिस्सा है। इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल अपने MOI समीकरण के अस्तित्व को खोज रही है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि प्रशांत किशोर भी मुस्लिम समाज के कई नेताओं को अपनी तरफ जोड़ करके, चाहे उसमें मुनाजिर हसन हो, मोहम्मद अमजद हो, खिलाफत हुसैन हो या अन्य कई नेता हों, जो लगातार मुस्लिम समाज में अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो 70 सीटें देने की बात की है वो भी एक बहुत बड़ी बात है, जिसके एवज में राष्ट्रीय जनता दल ने भी अनाउंस किया है कि वो 40 से ज़्यादा मुसलमानों को चुनाव में उतारेंगे, जो कि अब तक नहीं होता रहा है। बात जेडीयू की करें तो जेडीयू में भी बहुत सारे ऐसे नेता नज़र आ रहे हैं, बड़े चेहरे नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जो चेहरे नज़र आते हैं उसमें गुलाम रसूल बलियावी है, खालिद अनवर हैं जो काफ़ी मुखर रहते हैं, MLC भी हैं, जमा खां जो BSP से होकर के नीतीश कुमार के खेमे में आए मंत्री भी हैं, वो भी काफ़ी मुखर रहते हैं। गुलाम गौस की बात करें वो भी मुखर रहते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं नज़र आता है। दानिश इकबाल जो कि मीडिया प्रभारी हैं वो काफ़ी एक्शन में रहते हैं और एक ख़ास वर्ग जो है मुस्लिम समाज का वो उनसे इत्तेफाक रखता है। वक्फ बोर्ड के बिल की बात हो उस पर भी उन्होंने बड़ी मुखर होकर के बातें रखी। ये सभी बातें एक तरफ, और वक्फ बोर्ड को जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है और जिस तरह से इसकी खामियां गिनाई जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ झुक रहा है। और यही नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि लालू प्रसाद का MOI समीकरण है वो ना टूटे। जब नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण बरकरार रहे,
उनकी हिडन वोटर जो है महिलाएं वो उनके साथ रहें, तो वैसे ही लालू प्रसाद के पास भी MOI का वोट रहे और जो छटक फटक के आए वो उनके पास आए, न कि किसी दूसरे के पास जाए। लेकिन जो बेलागंज में परिस्थितियां बनी हैं, और अगर बेलागंज की सीट पर नीतीश कुमार की जीत हो जाती है, उनके कैंडिडेट अगर जीत जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर का जो डर था वो फायदे में बदलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस डर से नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि लालू प्रसाद कमज़ोर हों, वैसे ही प्रशांत किशोर अगर जीत का कारण बनेंगे तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को भी चाहेंगे कि वो इसी तरह से जीवित रहे और लालू प्रसाद को कमज़ोर करके फ़ायदा उसका नीतीश कुमार को दिलाते रहे। ये पूरी कहानी 13 तारीख के वोटिंग और 23 तारीख के होने वाले रिजल्ट पर होगी। इस बीच वक्फ बोर्ड जब बिहार उसके JPC के सदस्य आएंगे तो क्या फैसला लेकर जाते हैं, ये भी बड़ी बात है। और नीतीश कुमार इस चुनाव के बाद क्या करते हैं, क्योंकि उन पर दबाव बहुत ज़्यादा है और ये दबाव भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जो परिवर्तन हुए हैं उसके स्ट्रेटजी में, जो कहीं ना कहीं बटोगे तो कटोगे जैसे नारे दे रहे हैं, इसको लेकर के भी उनकी चिंताएं बढ़ी हुई है। नीतीश कुमार पर सबका ध्यान है, कहीं ना कहीं इसके कुछ परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं और नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद को बहुत ज़्यादा डैमेज होता हुआ नहीं देखना चाहेंगे अगर प्रशांत किशोर उनकी जगह नहीं ले पाते हैं तो, जो कि अभी दिल्ली बहुत दूर तरह जैसी लगती है। 2025 के चुनाव की तैयारियों में इन सब चीज़ों का बड़ा ही महत्व होने वाला है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भीतर की बात आपको कैसी लगी, कितना इत्तेफाक रखते हैं हमारी बातों से, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।